हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बिहार बोर्ड कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा कि ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर नंबर कितना है 3 और इसका नाम क्या है तंतु से वस्त्र तक, मतलब फाइबर से फैब्रिक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम रोज कपड़े पहनते हैं, तो हम लोग एवरीडे कपड़े पहनते हैं। हम लोग रोज कपड़े, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कोई कई तरह के कपड़े का हम अलग अलग उपयोग करते हैं और कितने तरह का कितने तरह के कपड़े को हम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए, हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधताएं हैं। और जो हमारे कपड़े हैं उनमें कई तरह की विविधताएं हैं। उनमें कई प्रकार के रेशे पाए जाते हैं या कई प्रकार के रेशों से वो मिलकर बने होते हैं। कुछ महीन, कुछ मोटे, कुछ रंगीन, सफ़ेद, चमकीले, चिकने, खुरदार वस्त्र आदि। तो इसमें हमारे जो कपड़े होते हैं कुछ महीन होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ रंगीन होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ खुरदार होते हैं। इस प्रकार के ये जितने भी वस्त्र हैं सभी हमारे वस्त्रों में आते हैं। हम लोग इन वस्त्रों का हम लोग उपयोग करते हैं। इनके जैसे वस्त्रों का हम लोग क्या उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। अपने भी कई वस्त्र देखा होगा। आपने भी बहुत सारे वस्त्र देखे होंगे, बहुत सारे क्लॉथ आप लोगों ने देखे होंगे। अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और अपने फ्रेंड्स से आपको क्या करना है, चर्चा करना है और आपको इनके बारे में पता लगाना है। कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं और कौन कौन से आप लोग क्लॉथ पहनते हैं, कौन कौन से कपड़े पहनते हैं जो आप लोग हमेशा सर्दियों में कौन कौन से क्लॉथ पहनते हैं, गर्मियों में कौन से क्लॉथ पहनते हैं। इस प्रकार से आपको ये भी सब पता लगाना है। क्या मौसम के अनुसार आप कपड़े बदलते हैं? क्या आप लोग जो सीजन्स होता है उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो क्लॉथ है वो बदलते हैं? जैसे मान लीजिए विंटर सीजन में आप लोग स्वेटर, शॉल, जैकेट ये सब पहनते हैं। फिर जो समर सीजन होता है उसमें आप लोग जो है वो हाफ टी शर्ट्स, हाफ शॉर्ट्स, हाफ पैंट्स, हल्के रंगीन कलरफुल क्लॉथ्स ये सभी आप लोग पहनते रहते हैं, क्योंकि जो कलरफुल क्लॉथ्स होते हैं वो गर्मियों को रोकते हैं। क्या पहनने के अलावा कपड़े के और भी उपयोग है? क्या कपड़े को पहनने के अलावा और भी उपयोग है? हाँ, तो कितने आप लोग देखे होंगे, जो आपका बेडशीट होगा वो बेडशीट पे आप देखिए होगा उसमें भी कपड़ा लगा होता है। तो उसको आप सोने के बिस्तर पे आप लोग अपने बेड पे इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? आप लोग देखिए जो आपका तकिया होगा उसमें भी आपका जो है वो कपड़े का ही, जो वो भी क्लॉथ का ही होता है, वो आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं। कितने बार लोग अपने जो गाड़ी होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, कार्स को, मोटरसाइकिल्स को साफ़ करने के लिए जो कपड़े रखते हैं वो भी कपड़े से ही साफ़ करते हैं। उनके पास वो भी कपड़ा ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मतलब बहुत जगहों पे कपड़ों का अलग अलग उपयोग होता है। आखिर ये कपड़े आए कहाँ से, कैसे बनते हैं ये कपड़े? अब हमें यहाँ पे बताना है ये जो क्लॉथ है वह कहाँ से है, आखिर ये क्लॉथ्स बनते हैं कैसे। तो चलिए हम आगे हम लोग पढ़ते हैं आखिर ये क्लॉथ्स कहाँ से आए, कैसे बनते हैं। देखिए हमारा क्रेप क्लब 1 क्या बोल रहा है। आप अपने माता पिता के साथ प्राय त्योहार के समय नए कपड़े खरीदने दुकान गए होंगे। तो आप लोग अपने फादर मदर्स के साथ किसी शॉप के पास गए होंगे, कपड़े के क्लॉथ शॉप के पास पे आप लोग गए होंगे अपने कपड़े को खरीदवाने के लिए। फेस्टिवल के समय पे आप अपना कपड़ा खरीदवाने के लिए जरूर गए होंगे, या फिर कहीं जाने के लिए आप लोग जरूर कपड़ा खरीदवाएंगे, या फिर कभी भी आप लोग जरूर कपड़ा खरीदवाए होंगे। वहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न रंगों के
रंगों के सजे रहते हैं। वहाँ पे जो अलग 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 प्रकार के जो क्लोथ्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के क्लोथ्स वहाँ पे सजाए रखे हुए रहते हैं। आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं। समझता है कि कुछ कपड़े रेशमी हैं, कुछ सूती। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आता है कि कुछ कपड़े रेशमी है, कुछ कपड़े सूती है, कुछ कपड़े ऊनी और कुछ कृत्रिम आदि है। तो आप लोग देखे होंगे कुछ क्लोथ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशमी होते हैं, मतलब फाइबर्स से बने होते हैं। कुछ जो होते हैं वो कॉटन से बने होते हैं, कुछ जो है वो सूती होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं, और ये सभी से भी कुछ और भी होते हैं इत्यादि। क्या आप इनकी विविधता की पहचान कर सकते हैं? क्या आप ये जितने भी प्रकार के क्लोथ्स बने होते हैं, क्या आप इनको जितने भी टाइप के क्लोथ्स बने होते हैं, क्या आप इनको पहचान सकते हैं? तो आप पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहचान सकते हैं तो आप अपने घर के लोगों से पूछकर या फिर उनसे पता लगाकर आप पहचानना जान जाए। अपने नज़दीक की दुकानदार पर जाइए तथा वहाँ से कुछ कपड़ों की कतरनें इकट्ठी कीजिए। तो आपको क्या करना है, अपने नज़दीक के जो टेलर मास्टर का दुकान होता है वहाँ पे आपको जाना है, या फिर कहीं पे भी कपड़े की दुकान पर ही आप लोग जाइए। वहाँ से कुछ कपड़े या फिर कुछ कपड़े को कट करा कर, कुछ क्लॉथ्स को कट करा कर लेकर चले आइए। या फिर आप जाइएगा टेलर मास्टर के पास, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े का मतलब वो इस्तेमाल के लिए नहीं होता है तो वो लोग फेंक देते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। कपड़े को छूकर अनुभव कीजिए। अलग अलग तरह के कपड़े की कतरने अपने मित्रों, दर्जी या माता पिता की सहायता से कपड़ा का प्रकार भी लिखिए, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। तो आपको करना क्या है इसमें, सिंपली आपको जाना क्या है, आप अपने नज़दीक के टेलर मास्टर के दुकान पे जाइए। आप वहाँ से सिंपली कुछ उनके पास से कपड़े ले लीजिए और उनसे सहायता लेकर उनसे पूछिए कि ये कौन से कपड़े हैं, किस चीज़ से ये जो क्लोथ्स है वो बने हैं। आप लोग इस प्रकार से, या फिर आपको टेलर मास्टर से नहीं पूछना है तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, अपने फादर मदर से पूछ सकते हैं, या फिर अपने एल्डर से पूछकर पता लगे कि ये आखिर कैसे कौन से हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिया गया है, ऊनी दिया गया है, रेशमी दिया गया है, पॉलिस्टर दिया गया है, टेरिकॉट आदि इत्यादि दिया गया है। चलिए हमारा क्रियाकलाप 2 क्या बोल रहा है देखिए। थे क्रियाकलाप 2 देखिए। अपने स्वेटर बनाते हुए किसी को या अपने आसपास किसी को देखा होगा। आप लोग जो है स्वेटर जो होता है उसको बनाते समय आप लोग किसी को अपने आसपास या फिर किसी को भी देखा होगा। स्वेटर बनाने की प्रक्रिया ध्यान से देखें, और जो स्वेटर जिस प्रकार से बनता है उसकी प्रक्रिया को हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। स्वेटर एक धागे की बुनाई कर बनाया जाता है। एक सूती कपड़ा लीजिए जिसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा टुकड़े का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। आप लोग क्या करना है, आपको एक कपड़ा लेना है, उसके छोर पे या फिर किधर से भी देखना है, उसमें से जो एक भी रेशा उनसे निकालने का आपको प्रयास करना है। एक भी रेशा को आप लोग निकालिए। धागा दिखाई ना दे तो पिन से भी निकाल सकते हैं। अगर धागा नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या है, पिन से भी आपको उसको लगाकर पिन से उपचा कर निकाल लेना है। हम यह देखते हैं कि धागा एक
एक साथ बुनने पर वस्त्र बनता है। और हम लोग देखते हैं कि जो धागा है वो एक साथ अगर बुना जाए तो वस्त्र बन सकता है। जैसे में आप लोग स्वेटर बनाते हुए देखेंगे, आप लोग वहाँ पे भी एक धागे से कितना वह स्वेटर बन जाता है। अब आप देखिए, कॉपी पर जो वस्त्र आपने चिपकाए हैं उसके उनके नीचे उनके धागे भी लगाइए। उसके बाद देखिए, आप लोग जो भी कॉपी पर जो भी वस्त्र चिपकाए होंगे उसके नीचे आपको करना क्या है, उसी वस्त्र से धागा निकाल को चिपका देना है। उसके बाद देखिए, ये धागे किससे बने हैं, और उसके बाद आपको पता लगाना ये धागे किससे बने हैं। आपने अपने सुई से धागे तो पिरोया होगा। अगर आप लोग सुई से आप लोग धागा आप लोग पिरोए होंगे, मतलब सुई में अगर सुई का आप लोग घर पे इस्तेमाल करते होंगे, मान लीजिए सुई का आप लोग इस्तेमाल करते होंगे तो पीछे जो छिद्र का टाइप का होता है जिसमें धागा लगाया जाता है उसमें उसको कहा जाता है सुई को आप लोग धागे से पिरोया होगा। यदि नहीं पिरोया हो तो पिरो कर देखिए। अगर आप लोग नहीं पिरोए होंगे तो पिरो कर देखिए। कई बार धागे का अलग सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, और कितने बार जो धागे होते हैं अगर आप लोग लगाइएगा तो उस एक धागे को आप लोग अगर लगाइएगा तो वो देखिएगा वो अलग अलग टाइप का इस प्रकार से जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसके बाद देखिए, ऐसा होने पर सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है, और जब ऐसा हो जाएगा तो आप लोग सुई में जो है उसमें धागा नहीं लगा पाएंगे। वो बहुत ही हम लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही इनकम्फर्टेबल हम लोग को महसूस होता है कि ये नहीं हो पा रहा है। फिर देखिए, धागे की ये पतली तड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें तंतु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्योल कह रहा है, और जो धागे वो पतली से उतना पतली धागा जो होता है बना होता है इतना पतला, और इसमें से भी बहुत से पतले पतले इससे भी हमें बहुत पतले धागे जो होता है वो बने रहते हैं। इतना पतला पतला धागा इसमें से बना रहता है जिनसे आप लोगों को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को अगर मान लीजिए वो जब जो हमारा जो सुई में जो धागा पिरोया जाता है वो अलग अलग हो जाता है, तो इसके कारण वो इतना पतला हो जाता है कि आपको उसमें उसको लगाने पता भी चल जाता है कि जो एक धागा होता है वो और भी कितने धागों से मिलकर बने होते हैं। तो और जो ये इतने पतले पतले जो धागे होते हैं, बहुत पतले, जो आपके केस के बराबर जो धागे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग तंतु बोलते हैं। इसके बाद देखिए, क्या सभी प्रकार के धागे सूत, जूट, रेशम, तंतु से बनते हैं? इन धागों को खोलकर देखिए। क्या सभी प्रकार के जो धागे होते हैं वो केवल सूत से, जूट से, रेशम से बने होते हैं? अगर आपके पास ये सभी धागे हैं तो उनको क्या करना है, खोलकर देखना है। इसके बाद देखिए, कुछ वस्त्र सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु, पौधों, जंतुओं से प्राय होता है। और कुछ जो वस्त्र होते हैं वो सूती, रेशमी, जूट, ऊन, ये सभी तो तंतु पौधों से प्राप्त होते हैं। लेकिन
कुछ जो वस्त्र होते हैं, जो कुछ जो तंतु होते हैं वो क्या एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, और ये एनिमल्स से कैसे प्राप्त होते हैं और किन किन एनिमलों से प्राप्त होते हैं अब हम लोग जानेंगे। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, और इन्हें जो क्या कहते हैं हम लोग प्राकृतिक फाइबर कहते हैं या फिर प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सूत कपास के, रेशमी सूत रेशम के कीटों से, और ऊन भेड़, ऊंट, बकरी इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए जो ऊन है वो किन किन चीज़ों से, जो ऊल है हमारा जिसको ऊल कहते हैं, वो किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो भेड़ से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, ऊंट से प्राप्त होता है, अंगोरा गोट से प्राप्त होता है, ऐसे ऐसे बहुत से जानवरों से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है सूत कपास, और जो सूत होता है वो कपास से के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। रेशमी जो सूत जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, वो रेशम के कीटों से, मतलब रेशम के जो जानवर होते हैं या फिर जो भी कीट होते हैं, कीट मतलब जो पिलुआ जिसको हम लोग पूरी बोलते हैं, उसको हम लोग इंसेक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। आप लोग पिलुआ जो सुने होंगे, वैसे वैसे छोटे छोटे मधुमक्खी के तरह के वो जो होते हैं, या फिर आप लोग देखे होंगे कि कितने जगहों पे जो पत्ते होते हैं यहाँ पे एक इस प्रकार का घर टाइप का यहाँ पे मिट्टी का बना लेते हैं, और उसके अंदर कितने बार रहते हैं वो रेशम के कीट वो उसी को हम लोग रेशम के कीट कहते हैं। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने, बांस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है, आप लोग को पता भी नहीं होगा। अब सुनिए यहाँ पे केले के पत्ते और उसके तने से भी जो सूत होता है वो तंतु जो होता है उसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए बांस से भी यहाँ पे प्राप्त किया जाता है, बैम्बू से भी प्राप्त कर लिया जाता है, बनाना के प्लांट से भी प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हजारों वर्ष तक प्राकृतिक तंतुओं को ही वस्त्र बनाए जाते थे। हजारों वर्ष तक मतलब पहले से, मतलब 1000 ईयर तक, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक क्लोथ्स को प्राकृतिक तंतु के द्वारा बनाया जाता था। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक वस्त्र पदार्थों जिसके स्रोत पौधा और जंतु नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अब 100 वर्ष पहले से जो वस्त्र बनाया जा रहा है, अब इनका स्रोत कुछ वस्त्रों का है जिनमें प्राकृतिक तंतुओं का, पौधों का, जानवरों का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। पौधों से उत्पन्न तंतुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसे रसायन से बनाया जाता है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक पदार्थ से तंतु का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि। अब देखिए अब इनको हम लोग क्या बोला जाता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित तंतु कहते हैं। इसे जो मानव जो है वो खुद से बनाता है। अब इनमें कौन कौन सा है, अब आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा, पॉलिस्टर जो है वो मानव निर्मित है, नायलॉन जो है वो मानव निर्मित है, एक्रिलिक जो है ये भी मानव निर्मित है। अब देखिए कुछ पादप तंतु। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे कुछ पादप तंतु है जो पौधों से मिलते हैं। रुई, जो रुई के बारे में हमें पढ़ना है, जिसे हम लोग कॉटन बोलते हैं। क्या आपने कभी दीपक के लिए रुई से बत्तियां बनाई है? क्या आप लोग दिवाली में, मान लीजिए आप लोग दिवाली में कभी जरूर बनाए होंगे, रुई से आप लोग बत्तियां जरूर बनाए। जब आप लोग दिवाली के जो बत्ती जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे उस समय देखे होंगे कि रुई से बत्ती बनाया जाता है, या फिर आप लोग बाजार से जो भी खरीदे होंगे रुई, उसमें बाजार से जो भी दीपक का जो बत्ती होता है उसको खरीद कर लाते हैं, उसमें भी देखिएगा उभार कर वो रुई से बना होता है। तो क्या देखिए इस रुई का उपयोग कठोर रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। अब देखिए इस रुई का इस्तेमाल जो है वो हमारे बेडशीट, तकिया,
और भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल इसका किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही दिया गया है। बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर के पास भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप लोग खुद अपने पास भी रखते हैं। कभी कटने फटने पर जो भी इसका उपयोग करना पड़ता है, ये सभी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए और इनके उन इनके उनरी को ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा रुई लेना है, इसको हमें खींच कर उभार देना है। उभारने के बाद जो भी उनका उभरा हुआ भाग है उनको हमें ध्यान से देखना है। आपने क्या देखा, उसके बाद आपको देखना है कि आपने उनमें क्या देखा। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास के तंतुओं से बनी है। और ये जो छोटी लड़ियाँ इतनी है, ये किस चीज से बनी होती है, ये कपास से बनी होती है। यह तो आप जानते ही हैं कि रुई कहाँ से आती है, और आप लोगों को यह तो पता चल ही गया कि जो रुई है वह कहाँ से आती है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होती है। साधारणतः मतलब आमतौर पर जो कपास का पेड़ प्लांट्स जो है वो कहाँ पे उगाए जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है। यहाँ पे वहाँ का जो वायुमंडल है वो वार्म रहता है, वहाँ उस जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। खेती की जाती है। कपास के पौधों के लिए भाग से रुई बनती है। अब हमें कुछ यहाँ पे दिया गया है, आपको पता लगाना है आपके हमारे जो देश है इनमें कितने राज्यों में, राज्य के नाम बताना है जहाँ पे कपास की खेती की जाती है, और कपास के पौधे की कौन सी भाग को रुई बनाने में इस्तेमाल की जाती है, तो आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद देखिए, इसके बारे में अपने शिक्षक और गांव के बुजुर्गों से पता कीजिए। और इसके बारे में हमारे अपने शिक्षकों से, गांव के बुजुर्गों से आपको पता लगाना है। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? अब आपको बताना है, आपने कभी ऐसा खेत देखा है जहाँ पे कपास की खेती करने के लिए, कपास को लगाने के लिए वो खेत तैयार हो चुका है? आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो आप लोग को जरूर, आप लोग अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं, फिर अपने जो भी एल्डर्स हैं उनसे भी पूछ कर अपने पता लगा सकते हैं। कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर, इसके बाद जो कपास का जो फूल है वो काफ़ी बड़ा हो जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, जो कपास का जो फूल है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उजले उजले टाइप का इस प्रकार का दिखाना है, इस टाइप का वो दिखने लगता है, जिस कपास गोलक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे इसी को कपास का पेड़ कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यही है कपास का पेड़। इसके बाद देखिए, साधारणतः पौधे से कपास को हाथ से चुना जाता है। साधारणतः मतलब आमतौर पर जो कपास का पौधा का जो पौधा है उनको किस प्रकार से चुना जाता है, उनको हाथ से अपने हैंड से, जो लोग हैं जो कपास की खेती करते हैं वो चुनते हैं। इसके बाद बड़े बड़े मशीन की सहायता से कपास को
विनोले से अलग किया जाता है। इसके बाद जो बड़े बड़े मशीनों के मतलब बिग मशीन से लगाकर जो कपास का प्लांट्स है, इसको अंदर डालकर उनमें से इन रुइयों को, जो कपास के फिर रुई के जैसा है, इनको हम लोग मशीनों के द्वारा से अलग हम लोग करते हैं। इस क्रिया को कपास ओटन कहते हैं। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जो ये मशीन से जो इस कपास के निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम लोग कपास ओटन कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी और पारंपरिक तौर पर जो कपास है वो हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन अब तो मशीन आ चुके हैं तो आप मशीनों से इस्तेमाल। इसके बाद देखिए हम पढ़ना क्या है, जूट के बारे में हमें पढ़ना है। जूट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पटसन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। और पटसन तंतु जो है उसको हमें कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। और जो हमारे जो भारत देश है, इनमें हमारे भारत स्टेट में इनकी जो खेती है वो हमारे रेनी सीजन में इनका खेती हमारे भारत में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। और जो भारत के हमारे में जो पटसन को उगाया जाता है उसको हम लोग मुख्य रूप से हमारे प्रमुख रूप से हमारे कहाँ होते हैं, वेस्ट बंगाल में होते हैं, बिहार में होते हैं, असम में होते हैं, उनको उगाया जाता है। इसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे बताया गया है बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये उगाए जाते हैं। बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। और यहाँ पे देखिए बिहार के कटिहार में, मधेपुरा में, सहरसा में, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिले में अधिकतर जूट को उगाया जाता है। जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। और जब जो जूट का पौधा है उसमें जब फूल आने लगते हैं तो उस फूल को हम लोग क्या करते हैं, जब उस पौधे को हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। कुछ दिनों तक इसके तनों को पानी से डुबाकर रखा जाता है। और कुछ दिनों तक उसका जो तना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डुबाकर रखते हैं ताकि रेशों को अच्छी तरह से अलग किया जा सके। और जो रेशा होते हैं उनको अच्छी तरह से हम लोग जो प्लांट से अलग कर सकें। फिर उनको पानी में पटक कर धुलाई कर देते हैं। उसके बाद उनको क्या कहते हैं, पानी में बहुत जोर जोर से पटक कर उनकी धुलाई कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिए जाते हैं। ऐसा कैसे किया जाता है। अब देखिए हमें वस्त्र बनाने से पहले उसको क्या किया जाता है, जितने भी तंतु हैं उनको धागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। और इससे उसके बाद हम लोग वस्त्र बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे तक का पढ़ाएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।